हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल टारगेट बदूनोज में। दोस्तों, भारतीय भूगोल की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हमारा जो आज का विषय है वो है सिंधु नदी तंत्र के बारे में। दोस्तों, भारतीय भूगोल से संबंधित इससे पहले 6 से 7 वीडियोज आ चुकी है, जिसमें सबसे पहले हमारे पास थी भारतीय भौगोलिक परिचय और विस्तार। उसके बाद दर्रों के बारे में वीडियो आई हुई है। फिर नदियों के बारे में अभी तक 2 वीडियोज आ चुकी है पहले, जिसमें पहली वीडियोज हमारे पास नदी के बारे में थी कि नदियों की प्रायद्वीपीय भारत और हिमालय की नदियों में क्या अंतर है, उनकी क्या विशेषताएं हैं। उसके बाद भारतीय अपवाह तंत्र के बारे में वीडियो आई थी और भारतीय अपवाह तंत्र में हमारे पास महत्वपूर्ण परिभाषाएं थी उससे संबंधित, और उसके बारे में जो महत्वपूर्ण जो शब्दावली थी उसके बारे में मैंने डिस्कस किया था। इसके बाद जो आज की हमारी वीडियो है वो आपके सिंधु नदी तंत्र के बारे में है, तो थोड़ा ध्यान से देखिए वीडियो को दोस्तों। सिंधु नदी तंत्र, इससे संबंधित जितनी भी चीजें हम सारी की सारी डिस्कस करेंगे, आपको हर एक चीज समझ आएगी, पूरी की पूरी बेसिक हम पूरे क्लियर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सिंधु नदी तंत्र के बारे में। चलिए अब यहाँ पे देखो, उद्गम की बात करते हैं। जो सिंधु नदी है, सिंधु नदी का उद्गम कैसे होता है, उसका क्या क्या नाम है, कहाँ कहाँ से निकली। तो पहले सिंधु के बारे में देखते हैं, उसके बाद हम देखेंगे सिंधु की सहायक नदियों के बारे में। तो यहाँ पे देखिए, जो ये आप यहाँ पे देख रहे हो, ये यहाँ पे हमारे पास एक झील है जिसका नाम है मानसरोवर झील। क्या चीज है? मानसरोवर झील। तो जो सिंधु नदी है, सिंधु नदी का जो उद्गम है तिब्बत में, जगह कौन सी आपकी? तिब्बत है। तिब्बत में मानसरोवर झील से सिंधु नदी का उद्गम होता है। क्लियर? ये झील है। झील कैसे बनी? तो झील के ऊपर हमारे पास यहाँ पे आता है आपका कैलाश पर्वत। क्या चीज है? कैलाश पर्वत। कैलाश पर्वत में जो आपका बर्फ है, उससे जो बर्फ से जो ग्लेशियर से आपकी पानी निकला, उसके कारण झील बनी। तो झील बोले तो कौन सी होगी? मानसरोवर झील। अगर पर्वत बोले तो कौन सा होगा आपका? कैलाश पर्वत। क्लियर? तो सिंधु नदी का उद्गम किस पर्वत से हुआ? कैलाश पर्वत से। किस झील से हुआ? मानसरोवर झील से। लेकिन अगर बोले किस ग्लेशियर से हुआ, तो ग्लेशियर हमारे पास आएगा आपका बोखरचू ग्लेशियर। ये चीज आखिए, सिंधु नदी का उद्गम किस ग्लेशियर से हुआ? तो आपका बोखरचू ग्लेशियर से हुआ था। क्लियर? लेकिन कभी कभार ये ऑप्शन में होता ही नहीं है। ऑप्शन में आपके पास होगा सिंधु नदी का उद्गम कहां से होता है, तो ऑप्शन आपके पास होता है सिनकाबाब या फिर आपका सानो कबाब। याद रखिए, सिंधु नदी के जो स्रोत है, अगर बोले पर्वत तो कैलाश होगा, अगर बोले झील तो आपका कौन सा? मानसरोवर होगा, अगर बोले ग्लेशियर तो आपका बोखरचू होगा। लेकिन अगर ये कुछ ना हो तो आपके पास क्या होगा? सिनकाबाब होगा या फिर आपका सानो खबाब होगा। क्लियर उद्गम के बारे में। अब यहाँ पे देखिए कि तिब्बत में सिंधु नदी को कहते क्या है, कि तिब्बत में सिंधु नदी को कहते क्या है। तो इसको कहा जाता है शेरमुख या शेर का मुख या फिर सिंधी बघान। क्लियर? कि सिंधु नदी को जो है तिब्बत में क्या कहा जाता है, तो इसको बोलते हैं शेरमुख या शेर का मुख या फिर आपका सिंधी बधान कहा जाता है। क्लियर? अब चलते हैं आगे। जो आपकी सिंधु नदी है, सिंधु नदी ने भारत में एंट्री कहां से की? तो सिंधु ने भारत में एंट्री की थी दमचौक। एक दमचौक नामक स्थान है, इसी दमचौक नामक स्थान से सिंधु नदी ने भारत में एंट्री की थी। और भारत के किस राज्य में बहती है? तो भारत के एकमात्र राज्य जम्मू कश्मीर में सिंधु नदी बहती है। क्लियर? अब चले आगे, तो यहाँ पे जम्मू कश्मीर में किस श्रेणी में बहती है? तो ये आपकी श्रेणी कौन सी? आपकी लद्दाख श्रेणी है। कौन सी श्रेणी? आपकी लद्दाख श्रेणी में, लेह लद्दाख वाली श्रेणी में बहती है। और इस नदी के किनारे यहाँ पे आपका लेह जो शहर है वो इसी नदी के किनारे पर आता है। तो याद रखिए, लेह किसके किनारे है? सिंधु नदी के किनारे पर, जम्मू कश्मीर में लद्दाख श्रेणी में ये आता है। क्लियर? अब यहाँ पे देखिए, अब जो आपकी सिंधु नदी है, सिंधु नदी जो है जम्मू कश्मीर में किन 2 पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में बहती है? तो ऊपर वाली जो श्रृंखला हमारे पास आती है, ध्यान देखिए यहाँ पे, ये जो हमारी बीच वाली जो यहाँ पे श्रृंखला है, इसको हम बोलते हैं लद्दाख श्रेणी। क्या चीज है? लद्दाख श्रेणी। तो ये आपकी है लद्दाख श्रेणी। नीचे हमारे पास यहाँ पे ये आपकी जास्कर श्रेणी। क्या चीज है? जास्कर श्रेणी और लद्दाख श्रेणी। तो जास्कर श्रेणी और लद्दाख श्रेणी के बीचों बीच जो है आपकी कौन सी नदी बहती है? आपकी यहाँ पे सिंधु नदी बहती है। इसके बाद यहाँ पे कारगिल होते हुए जाएगी, कारगिल होते हुए यहाँ पे आपका आएगा बलूचिस्तान, बलूचिस्तान से जाएगी, फिर यहाँ पे एक मोड़ काटती है। जहां पे ये मोड़ काटेगी वहां पे आपकी आती है बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध, हमारे पास यहाँ पे आती है बुंजी गार्ज। क्या चीज है? बुंजी गार्ज। ये विश्व का सबसे गहरा गार्ज माना जाता है। विश्व का नहीं तो भारत का तो सबसे गहरा है ही है, जो आपके बुंजी गार्ज है। और जो बुंजी गार्ज है, बुंजी गार्ज भारत का सबसे गहरा गार्ज है, सिंधु नदी पे है, यहाँ पे गिलगित वाले एरिया में हमारे पास यहाँ पे है। और इसकी जो गहराई है, कहीं कहीं पे 5200 मीटर दी जाती है और कहीं कहीं पे एग्जैक्टली जो इसकी गहराई दी जाती है 5181 मीटर। क्लियर? अब चलिए देखिए, यहाँ पे गिलगित में गई, पहले यहाँ पे क्या चीज है? लेह लद्दाख में, फिर बीच में आपके कारगिल में गई, फिर बलूचिस्तान में गई, फिर हमारे पास यहाँ पे कारगिल में गई, फिर हमारे पास यहाँ पे नीचे आपका एक पर्वत आता है जिसका नाम आपका नंगा पर्वत। क्या चीज है? नंगा पर्वत, जो कि हिमालय का पश्चिमतम पर्वत माना जाता है। क्लियर? अब इसके बाद ये क्या हुआ? यहाँ पे आपका चिल्लास नामक जगह है। क्या चीज है? चिल्लास।
इस चीज को याद रखिए, चिल्लास नामक स्थान से जो सिंधु नदी वो भारत यानी कि जम्मू कश्मीर को छोड़ के कहाँ पे, पाकिस्तान में चली जाती है। दमचौक से प्रवेश किया और चिल्लास से बाहर गई। इसके बाद ये कहाँ पे गई आपके, ये आपके गई यहाँ पे आपके पंजाब जो आपका पाकिस्तान का है उसमें गई। इसके बाद यहाँ पे आई, तो यहाँ पे आपका जगह आती है कि आपकी मिठानकोट। क्या चीज़ है, मिठानकोट। ये जो मिठानकोट है, इस मिठानकोट के पास इसके पश्चिम की ओर से आने वाली प्रसिद्ध 5 नदियां जिनको हम बोलते हैं पंचनद। क्या बोलते हैं, पंचनद। ये मिठानकोट के पास सिंधु में मिल जाती है। और अंततः क्या होता है, अंततः जो आपकी सिंधु नदी है ये कराची नामक जगह के पास या फिर कराची नामक बंदरगाह के पास, जो पाकिस्तान की प्रसिद्ध बंदरगाह आपकी आती है कराची, वहां पर ये अरब सागर में चली जाती है। कहाँ पे गिरती है, अरब सागर में ये गिर जाती है। कहाँ से गिरती है, ये गिरेगी आपके कराची से। और क्या बनाती है यहाँ पे, डेल्टा बनाती है। आपको बोले कि सिंधु नदी डेल्टा कहाँ बनाती है, तो सिंधु नदी जो डेल्टा है ये प्राचीन काल में पहले बनाती थी आपकी कच्छ के रण में। लेकिन क्या हुआ, कच्छ के रण में जो पानी की मात्रा अधिक होगी कहते हैं, इस कारण क्या हुआ, जो सिंधु नदी का जो मुहाना है ये कच्छ के रण से खिसक के कराची की तरफ चला गया। क्लियर। तो वर्तमान में क्या करती है, कराची के पास अरब सागर में ये गिर जाती है। क्लियर। अब चलिए इनके जो सहायक नदियां हैं इनके बारे में पूर्ण रूप से जानकारी प्राप्त करते हैं। पहले हम देखेंगे इसके पश्चिम की ओर से, ये सिंधु गई, ये पूर्व है, ये पश्चिम है। पहले हम देखेंगे कि पश्चिम की ओर से सिंधु की सहायक नदियां कौन कौन सी है, उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं और कहां से ये निकलती है। उसके बाद हम पूर्व की देखेंगे। क्लियर। तो चलिए सिंधु की सहायक नदियों को जानने में सबसे पहले हम यहाँ पे जानते हैं कि भी सिंधु की पश्चिम की ओर से या फिर दक्षिण की ओर से, सिंधु का एक तो पश्चिमी भाग यहाँ पे दायां हो गया, यहाँ पे बायां हो गया, या फिर इसके दक्षिण की ओर से प्रमुख 5 नदियां इसकी सहायक है। जिसमें से हम पहले यहाँ पे जानते हैं, सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे आपने सबसे नीचे कौन सी आपकी है, सतलज, ब्यास, यहाँ पे रावी, चेनाब, झेलम। अगर उत्तर से दक्षिण, इसका कभी कभार क्रम भी पूछा जाता है कि उत्तर से दक्षिण का क्रम क्या है, तो झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ये उत्तर से दक्षिण का क्रम है। अगर दक्षिण से उत्तर का बोले तो क्या होगा, सतलज, ब्यास, रावी, चेनाब और झेलम। क्लियर। चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे जानते हैं आपके झेलम नदी के बारे में। किसके बारे में, झेलम। तो जो झेलम है, झेलम निकलती कहाँ से है, तो झेलम हमारी यहाँ पे निकलेगी, यहाँ पे आपका आता है शेषनाग। क्या चीज़ है, बैरीनाग के पास एक जगह आपकी है शेषनाग। क्या चीज़ है, शेषनाग झील है। शेषनाग झील से ही सिंधु नदी का जो है उद्गम होता है। इसके बाद ये आगे जाएगी तो श्रीनगर इस नदी के किनारे आएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये चीज़ कि श्रीनगर किस नदी के किनारे आता है, तो आपके झेलम नदी के किनारे पर जम्मू कश्मीर में ये आता है, कश्मीर घाटी में। क्लियर। याद रखिए ये जम्मू घाटी है, ये कश्मीर घाटी है। श्रीनगर आपका कश्मीर घाटी में आता है और आपके झेलम नदी के किनारे पर आता है। क्लियर। अब आगे जाएगी तो बीचों बीच यहाँ पे आती है आपकी बुलर झील। कौन सी झील है, बुलर झील, जो कि भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। क्या चीज़ है, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। कौन सी आपकी है, बुलर झील। अब बुलर झील के बीचों बीच ये जाएगी और जो ये बुलर झील है ये किसका उदाहरण है, ये एक गोखुर झील का उदाहरण है। गोखुर झील क्या होती है, जब नदी पूर्ण रूप से मुड़ जाती है तो मुड़ने के कारण जो आपका भाग छूट जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, गोखुर झील बोलते हैं। क्लियर। ये मैं झीलों, जब झीलें आएगी उस टाइम मैं पूरा का पूरा आपको बता दूंगा। तो कौन सी झील आपकी, बुलर झील है और गोखुर झील का ही उदाहरण है और आपके झेलम नदी पे है। इसके बाद ये आगे जाएगी तो यहाँ पे आपका आता है, यहाँ पे आपकी है पाकिस्तान से एक नदी आएगी। क्या आएगी, पाकिस्तान से एक नदी आएगी हमारे पास जिसका नाम है नीलम नदी। क्या चीज़ है, नीलम, इसको पाकिस्तान में बोलते हैं। जब ये भारत में आती है तो इसका नाम हो जाता है किशन गंगा। क्या चीज़ है, किशन गंगा। याद रखिए किशन गंगा। जो किशन गंगा है ये है आपकी किसकी सहायक है, झेलम की सहायक। याद रखिए झेलम की सहायक जो पाकिस्तान से निकलती है और जम्मू कश्मीर में मिल जाती है, कौन सी नदी आपकी है, किशन गंगा। और किशन गंगा के नाम से किशन गंगा जल विद्युत परियोजना है, परियोजना है जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच में एक विवाद बना हुआ है। क्लियर। अब ये आगे जाएगी यहाँ पे, आगे ये पाकिस्तान और जम्मू कश्मीर का बॉर्डर बनाएगी। क्या बनाएगी, भारत यानी कि भारत और पाकिस्तान या फिर जम्मू कश्मीर का, जम्मू और आपका यहाँ पे पाकिस्तान के बीच क्या बनाएगी, बॉर्डर बनाएगी। और आगे जाके कहाँ पे जाएगी, नीचे। फिर बाद में क्या होता है, यहाँ पे आता है आपका झुंग। क्या चीज़ है, झुंग। तो झुंग नामक स्थान के पास जो आपकी झेलम नदी है ये चेनाब में मिल जाती है। यहाँ तक इसका नाम क्या है, झेलम। लेकिन जब ये झेलम आपके चेनाब में मिलेगी तो इसका नाम क्या हो जाता है, चेनाब हो जाता है। ये चीज़ याद रखिए। क्लियर। क्रम ऐसे आएगा। क्लियर। इसके बाद हमारे पास जो अगली नदी है, अगली नदी हमारे पास यहाँ पे आती है आपकी कौन सी, चेनाब नदी। कौन सी है, चेनाब नदी। जो चेनाब नदी है, चेनाब नदी निकली कहाँ से, तो चेनाब नदी यहाँ पे आपका है हिमाचल प्रदेश। तो याद रखिए यहाँ पे आपकी हिमाचल प्रदेश से निकलने वाली प्रमुख 3 नदियां हैं। हिमाचल से निकलने वाली प्रमुख 3 नदियां हैं। पहली चेनाब है, दूसरी रावी है, तीसरी आपकी ब्यास है।
चेनाब, रावी, ब्यास, ऐसी 3 नदियां हैं जिनका उद्गम हिमाचल प्रदेश से होता है। क्लियर। थोड़ा चेनाब के बारे में देखिए। जो चेनाब नदी है, चेनाब नदी 2 नदियों के संगम से, एक आपकी है यहाँ पे आपकी भागा है या चंद्रा है, दोनों का संगम आपका तांडी में होता है, यहाँ से निकलती आगे। ये पूरा का पूरा मैं ब्रीफ आपको आगे बताऊंगा कि भी कौन कौन सी नदी कहाँ पे जाके मिलती है, कैसे कैसे पूरा बताऊँ। यहाँ पे खाली आप समझिए चीज़ों को। भांदल नहीं है, क्या बोलते हैं, भागा और चंद्रा दोनों के संगम से, तांडी से आपकी जो है चेनाब नदी का उद्गम होता है। और चेनाब नदी का उद्गम कहाँ से हुआ? हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश के किस जिले से हुआ? तो लाहौल स्पीति जिले से। कौन कौन सी 2 नदियां हैं? भागा और चंद्रा है। संगम कहाँ पे हुआ? तांडी में। वहां से क्या कहलाई? चेनाब। क्लियर। अब इसके बाद ये कहाँ पे जाती है? तो इसके बाद यहाँ पे आता आपका संसारी नाला। क्या चीज है? संसारी नाला। संसारी नाला। तो संसारी नाला नामक स्थान से जो आपकी चेनाब है, ये जो आपके जम्मू कश्मीर में चली जाती है। अब जम्मू कश्मीर में चली गई। जम्मू कश्मीर में जाने के बाद यहाँ पे आपकी 3 परियोजनाएं बनाती है। परियोजना के बारे में आपको बाद में बताऊंगा। 3 परियोजनाएं यहाँ पे आती है, आपकी सलाल आती है, बगलिहार आती है और आपकी दुलहस्ती आती है, वो मैं आपको बाद में बता दूंगा। अब यहाँ पे चलिए, इसके बाद ये कहाँ पे गई? तो इसके बाद ये जाएगी पाकिस्तान में। पहले हिमाचल, फिर जम्मू कश्मीर, उसके बाद आपका पाकिस्तान। और पाकिस्तान के झुंग के पास इसमें कौन सी मिलती है? आपकी झेलम। अब जब झुंग के पास झेलम और चेनाब दोनों का संगम हुआ तो आगे किस नाम से कहलाई? चेनाब के नाम से ही कहलाएगी। ये चीज याद रखिए। क्लियर। आगे चलते, यहाँ पे आएगी आपकी रावी। कौन सी है? रावी। रावी का जो उद्गम है ये आपका होता है, रावी का उद्गम आपका कहाँ पे होगा? तो रावी का उद्गम जिला है, हिमाचल प्रदेश का जिला आपका कांगड़ा। हिमाचल का जिला कौन सा है? कांगड़ा। कांगड़ा की 2 नदियां हमारे पास यहाँ पे आती है, भांदल और तंतागिरी। भांदल और तंतागिरी दरअसल ये 2 आपके ग्लेशियर है, वहां से जो धाराएं निकली इन्हीं के नाम से कहलाई। भांदल और तंतागिरी दोनों की धाराएं जब गई, और दोनों की जो धाराएं आपकी बड़ा भंगाल कांगड़ा मिली। कहाँ पे? बड़ा भंगाल कांगड़ा में जब ये दोनों धाराएं मिली तो बड़ा भंगाल से ही रावी का नाम रावी हो जाता है। क्लियर। तो उद्गम यहाँ से हुआ। अब इसी नदी के किनारे पर, रावी नदी के किनारे पर हिमाचल का प्रसिद्ध शहर या फिर जिला आपका आता है मंडी। क्या चीज है? मंडी। इस मंडी नामक स्थान पर जो आपकी रावी नदी है, इस पे एक झील आती है जिसका नाम होगा पंडोहो झील। क्या चीज है? पंडोहो झील। और पंडोहो झील पर आपका पंडोहो डैम है। क्या चीज है? पंडोहो डैम। फिर पीछे क्या बन गई? झील। तो याद रखिए, पंडोहो झील और पंडोहो डैम किस नदी पे है? ये आपके रावी नदी पर हिमाचल प्रदेश में है। और जिला कौन सा आपका है? तो जिला है आपका कौन सा? ये मंडी। आगे गई यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका खैरी नामक स्थान है। क्या है? खैरी। तो खैरी नामक स्थान से जो आपकी रावी नदी है ये हिमाचल को छोड़ के पंजाब और जम्मू कश्मीर के बॉर्डर पे चली जाती है। जम्मू कश्मीर और पंजाब के बॉर्डर पे जाएगी। उसके बाद कहाँ पे? पंजाब में जाएगी। पंजाब के बाद कहाँ पे गई है? पाकिस्तान में गई। और पाकिस्तान में जाके यहाँ पर जो आपकी किस मिल जाएगी? ये मिल जाएगी आपकी चेनाब में। जब रावी चेनाब में मिलेगी तो क्या नाम कहलाएगा? चेनाब। अब यहाँ पे देखिए, पहले झेलम थी, झेलम चेनाब में मिली, चेनाब कहलाई। चेनाब में रावी मिली तो चेनाब ही कहलाएगी। क्लियर। अब आगे देखिए, यहाँ पे अगले चलते, यहाँ पे आपका ब्यास। क्या चीज है? ब्यास। ब्यास का जो उद्गम है ये आपके कुल्लू से, हिमाचल प्रदेश का एक जिला आपका कुल्लू, कहाँ से? कुल्लू से होता है। एग्जैक्टली जो इसका स्रोत है वो आता है आपका ब्यास कुंड। क्या चीज है? ब्यास कुंड से जो आपकी ब्यास नदी है वो निकलती है। उसके बाद ये आगे जाएगी तो यहाँ पे आता है आपका क्या? कांगड़ा। क्या चीज है? कांगड़ा जिला आता है। अब कांगड़ा जिले में ब्यास नदी पर एक प्रसिद्ध हमारे पास डैम बना हुआ है जिसका नाम है पोंग। क्या चीज है? पोंग डैम। तो पोंग डैम किस नदी पे है? तो पोंग डैम आपका है किस नदी पे? ब्यास नदी पर, कांगड़ा जिले में। और पोंग डैम बनने के कारण पीछे क्या बन गई? पोंग झील बन गई। और पोंग झील का ही नाम बदल के हमारे पास क्या है? दूसरा नाम इसका है, तो दूसरा नाम इसका है महाराणा प्रताप सागर झील। क्लियर होगी। आगे गई है कहाँ पे? तो आगे हमारे पास यहाँ पे एक जगह आती है जिसका नाम मूर्थल। क्या चीज है? मूर्थल। मूर्थल नामक जगह से जो आपकी ब्यास नदी है ये हिमाचल को छोड़ के पंजाब में जाती है। कहाँ पे? पंजाब में। फिर पंजाब में यहाँ पे आपके कपूरथला के पास, क्या चीज़ है? कपूरथला के पास हरीके नामक जगह में जो आपकी ब्यास नदी है वो आपके सतलज में मिल जाती है। और याद रखिए, इन सब नदियों में ऐसी कौन सी नदी है जिनका जो समापन है वो भारत में ही होता है? भारत के पंजाब में होता है, भारत में होता है। तो ये आपके ब्यास एकमात्र है जिसका समापन कहाँ पे होता है? भारत में होता है। बाकी सारी की सारी कहाँ पे समापन हुआ? पाकिस्तान में। लेकिन एकमात्र आपकी ब्यास ऐसी है जिसका समापन कहाँ पे होता है? भारत में होता है। क्लियर हुआ। आगे यहाँ पे देखिए, हरिके नामक जगह, जब ये दोनों मिली तो हरिके नामक जगह से ही भारत की जो सबसे बड़ी आपकी नहर है, इंदिरा गांधी नहर, वो निकलती है। क्लियर हो गया। आगे गई है यहाँ पे, आगे कहाँ पे गई? अब किस नाम से कहलाई? सतलज के नाम से। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे आपकी ब्यास खत्म होगी। क्या चीज है? ब्यास खत्म।
अब देखिए यहाँ पे आपके सतलज के बारे में देखते हैं। जो आपकी सतलज नदी है, सतलज नदी भी आपकी कहाँ से, यहाँ पे आपकी कौन सी झील है, मानसरोवर झील है। मानसरोवर झील का ही एक पार्ट और है जिसका नाम होता है राकसताल। क्या चीज है, राकसताल। तो राकसताल से निकलती है आपकी कौन सी, सतलज नदी। कौन सी नदी, सतलज नदी। सतलज नदी निकली। अब यहाँ पे देखिए, अब ये भारत में किस राज्य से एंट्री करती है, तो राज्य आएगा आपका हिमाचल प्रदेश। सतलज नदी हिमाचल के, भारत के किस राज्य से एंट्री करती है, हिमाचल से। हिमाचल के किस जिले से करती है, तो जिला आपका आता है किन्नौर। कौन सा जिला है, किन्नौर। किन्नौर के किस दर्रे से करती है, तो दर्रा आपका कौन सा, शिप्की दर्रा। याद रखिए, भारत में या हिमाचल में या किन्नौर में सतलज नदी कहां से एंट्री करती है, तो शिप्की दर्रे से ये एंट्री करती है। क्लियर हो गया। अब यहां पे देखिए, अगर मैं दर्रों की बात करूं तो शिप्की दर्रे से कौन सी आपकी है, सतलज नदी। अब यहां पे देखिए, चेनाब किस दर्रे से निकलती है, तो दर्रा हमारे यहाँ पे आता है आपका बारालाचा। चेनाब आपके बारालाचा से, और आपके ब्यास और रावी दोनों ये आपके हैं रोहतांग दर्रे से। अगर दर्रा पूछे तो रोहतांग दर्रे से आपकी ब्यास और रावी, और बारालाचा दर्रे से आपकी चेनाब नदी निकलती है। और भारत में प्रवेश सतलज का किस दर्रे से, शिप्की दर्रे से। क्लियर। अब आगे चलिए यहाँ पे, तो यहाँ पर आपका बिलासपुर जिला आता है, आपका हिमाचल प्रदेश का बिलासपुर जिला है। इसी जिले में यहाँ पर आपका एक डैम बनाया गया है जिसका नाम होगा भाखड़ा डैम। क्या चीज है, भाखड़ा डैम। इस भाखड़ा डैम के पानी रोकने के कारण पीछे एक झील बनी हुई है जिसका नाम होगा गोविंद सागर झील। क्या चीज है, गोविंद सागर लेक। क्या चीज है, गोविंद सागर लेक। इसी के कारण यहाँ पे पीछे बनी हुई है। इसी से थोड़ा सा यहाँ पे आगे जाएंगे तो यहाँ पे आपका पंजाब में आता है आपका नंगल। क्या चीज है, नंगल। भाखड़ा यहाँ पे है और नंगल यहाँ पे, लगभग बीच की दूरी इनकी 9 पॉइंट कुछ किलोमीटर की या फिर 10 किलोमीटर की है। तो ये चीज याद रखिए, भाखड़ा अलग है, नंगल अलग है, ये चीज याद रखिए। क्लियर। अब आगे चलेंगे हम यहाँ पे, आगे यहाँ पे हरिके नामक जगह पे वही नदी मिल गई। तो आपके हरिके नामक स्थान से कौन सी नहर निकलती है, आपकी कौन सी नहर निकाली जाती है, तो नहर कौन सी निकलेगी, आपकी इंदिरा गांधी नहर निकलेगी, जो कि भारत की सबसे बड़ी नहर है। आपसे पूछे इंदिरा गांधी नहर किन दो नदियों से पानी लेती है, तो आपके ब्यास और सतलज से लेती है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे आगे चलिए, तो आगे कौन सी, सतलज। सतलज नदी यहाँ पे गई, फिर यहाँ पे ये कहाँ पे चली गई है, पहले हिमाचल में, फिर आके पंजाब में, पंजाब के बाद कहाँ पे गया, पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान में यहाँ पे आपका था बहावलपुर। क्या चीज़ है, बहावलपुर। जो बहावलपुर नामक एक जगह है, बहावलपुर नामक जगह के पास जो यहाँ पे आपकी चेनाब नदी है वो किसमें मिलेगी, सतलज में। जब चेनाब और सतलज का संगम होगा तो आपकी सतलज कहलाएगी। याद रखिए, दोबारा सुनिए यहाँ पे, झेलम है, झेलम चेनाब, चेनाब, झेलम रावी चेनाब, फिर आपका चेनाब और सतलज, सतलज। इसको हम यहाँ से इन दोनों की, इन पांचों के मिलने से हम क्या बोलेंगे, इसको या तो सतलज बोलेंगे या फिर पंचनद बोलेंगे। याद रखिए, इनके पांचों के संगम को यहाँ पे इस एरिया को क्या कहते हैं, इसको पंचनद कहा जाता है या फिर सतलज कहा जाता है। क्लियर। और पंचनद जो नदियां हैं ये आगे जाके कहाँ पर मिलती है, तो मिठानकोट के पास आपके सिंधु में ये मिल जाती है। क्लियर हो गया। तो ये थी आपकी डिटेल थोड़ी सी किसके बारे में, पश्चिम की ओर से आने वाली जो सहायक नदियां हैं उनके बारे में। अब थोड़ा सा और देखते हैं यहाँ पे। अब चलिए, जो ये सहायक नदियां हैं इनके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। यहाँ पे देखिए, मैंने बोला सबसे पहले आपका कौन सी, झेलम नदी। कौन सी है, झेलम नदी। झेलम नदी कहाँ से निकली थी, तो झेलम नदी आपकी निकली थी शेषनाग का। क्या चीज है, शेषनाग। शेषनाग कहाँ पे था, बैरीनाग के पास शेषनाग से निकली कौन सी, झेलम। दूसरी यहाँ पे आपकी चेनाब। चेनाब कहाँ से निकली थी, तो चेनाब आके भागा और चंद्रा दोनों नदियों का संगम कहाँ पे हुआ, तांडी नामक जगह के पास दोनों का संगम हुआ। और इन दोनों के बीच में, भागा और चंद्रा के बीच कौन सा दर्रा आपका, बारालाचा दर्रा। तो अगर दर्रा बोले चेनाब का तो कौन सा होगा, बारालाचा। लेकिन अगर नदियां बोले तो भागा और चंद्रा, अगर जगह बोले तो आपके तांडी। क्लियर। फिर है रावी। रावी, रावी नदी कहां से निकलती है, तो रावी नदी आपकी भांदल और तंतागिरी दो नदियों के संगम कहां पे होता है आपका, बड़ा भंगाल, कांगड़ा में है, यहां से निकलती है। अगर दर्रा बोले तो दर्रा कौन सा इन दोनों के बीच, यहाँ पे आपका कौन सा है, रोहतांग दर्रा। याद रखिए, रोहतांग दर्रा ब्यास और रावी के बीच में। तो रावी और ब्यास किस दर्रे से निकलती है, रोहतांग दर्रे से। एग्जैक्ट जगह बोले रावी का तो कौन सा होगा, बड़ा भंगाल या भांदल तंतागिरी दो नदियां। क्लियर। उसी तरह से आपका यहाँ पे है ब्यास नदी, तो ब्यास कुंड से निकलती है, कहां से, ब्यास कुंड से। दर्रा बोले तो रोहतांग। अब यहाँ पे आपकी आती है कौन सी, सतलज नदी। सतलज नदी कहां से निकलती है, मानसरोवर के पास राकसताल झील से निकलती है। और भारत में एंट्री किस दर्रे से होती है, वो आपके शिप्की दर्रे से होती है। क्लियर। पश्चिमी घाट की सारी, पश्चिमी तरफ की सारी नदियां क्लियर हुई। अब चलते हैं आपकी पूर्व की ओर। चलिए, अब है उत्तर से आने वाली, क्या चीज है, उत्तर से आने वाली या फिर पूर्व से आने वाली, मतलब इसकी सहायक नदियां उत्तर से आने वाली या फिर इसके पूर्व से और आने, यानी कि दाईं ओर से आने वाली
सिंधु की सहायक नदियां कौन कौन सी है? तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं आपकी किसकी? श्योक की। कौन सी है? श्योक नदी। जो श्योक नदी है ये प्रसिद्ध सहायक नदी आपकी सिंधु की है, जो कि ऊपर यहाँ पे आपकी आती है कराकोरम श्रेणी। कौन सी है? कराकोरम श्रेणी। कराकोरम क्या चीज है? कराकोरम श्रेणी, जिसपे भारत की सबसे ऊंची चोटी आपकी केटू है और भारत का सबसे ऊंचा दर्रा भी आपका कौन सा है? कराकोरम है। तो नीचे लद्दाख है, ऊपर आपका कराकोरम है। आपसे पूछे कराकोरम और लद्दाख श्रेणी के बीच में कौन सी नदी बहती है? तो आपकी श्योक नदी बहती है। क्लियर? इसी के नीचे से आपके यहाँ पे नुब्रा नदी आती है। कौन सी? नुब्रा। नुब्रा किसकी सहायक है? श्योक की सहायक है। फिर श्योक और नुब्रा दोनों मिलकर श्योक कहलाती है और आगे जाके किस में मिलती है? सिंधु में मिल जाती है। तो उत्तर से आने वाली पहले कौन सी आपकी? श्योक, और श्योक की सहायक नुब्रा। क्लियर? आगे यहाँ पे चलते हैं आपके हुंजा। क्या चीज है? हुंजा। ये बहुत बार पूछा गया कि हुंजा किसकी सहायक है? तो हुंजा आपके सिंधु की सहायक नदी है, जो कि उत्तर से आने वाली है या फिर इसके दाईं ओर से इसमें मिलने वाली नदी है। उसके बाद गिलगित से एक प्रसिद्ध नदी आती है आपकी। कौन सी? गिलगित। कौन सी नदी है? गिलगित। उत्तर से आने वाली या फिर आपके इसके दाईं ओर से आने वाली इसकी सहायक नदी है, जो कि इसमें मिल जाती है। क्लियर? और यहाँ पे आपका बुंजी, जो मैंने आपको बोला था सबसे गहरा गार्ज। इसके बाद यहाँ पे देखिए, नीलम के बारे में आपको बोल दिया था। नीलम आपके झेलम की सहायक नदी है। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा, ये पाकिस्तान में सिंधु के दाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदियां कौन कौन सी है? इसमें प्रसिद्ध हमारे पास कौन सी है? एक है काबुल। कौन सी है? ये आपकी है काबुल नदी। उसी तरह से ये आपकी यहाँ पे आप कुर्रम नदी। कौन सी है? कुर्रम। उसी तरह से ये आपकी है गोमल नदी। कौन सी है? तो तीन सबसे मेजर आपने याद रखनी है। सबसे पहले आपकी कौन सी है? काबुल नदी, फिर आपकी कुर्रम नदी, गोमल। काबुल, कुर्रम, गोमल। काबुल, कुर्रम, गोमल, ये प्रसिद्ध तीन नदियां हैं। अब इनकी और सहायक नदियां हैं, जैसे काबुल की सहायक नदी कौन सी है? स्वात नदी और आपके कुनार नदी। स्वात और कुनार आपके काबुल की सहायक नदियां हैं पाकिस्तान में, और संयुक्त धारा काबुल कहलाती है और किसमें मिल जाती है? सिंधु में। आगे यहाँ पे कुर्रम है। कुर्रम की सहायक नदी कौन सी है? तो कुर्रम की जो सहायक नदी है वो है तौची। कौन सी है? तौची कुर्रम की सहायक नदी है, और दोनों मिलके कुर्रम कहलाएगी और आपकी सिंधु में मिल जाएगी। फिर है गोमल। कौन सी है? गोमल। गोमल की सहायक नदियां है आपकी कुंदर। क्या चीज है? कुंदर और झोब। कुंदर और झोब आपके गोमल की सहायक नदी है, और किसमें मिलेगी ये मिलेगी आपके सिंधु नदी में। तो ये थी सिंधु से पूर्व की, मतलब सिंधु में इसके दाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदियां, जिसमें मेजर जो हमारे पास सबसे मेजर आपकी श्योक पूछी जाती है, हुंजा पूछी जाती है, और आपके यहाँ पे गोमल, काबुल और आपके यहाँ पे कुर्रम, ये बहुत ज्यादा मात्रा में पूछी जाती है। तो ये थोड़ा सा याद रखिए, ये आपकी है सहायक नदियां। किसकी? सिंधु की। अब थोड़ा सा यहाँ पे और देखिए, जो सिंधु नदी है, सिंधु नदी की टोटल लंबाई कितनी है? तो सिंधु नदी की जो टोटल लंबाई है, अलग अलग अगर हम पुरानी बुक्स देखते तो वहाँ पे आपका 2880 मिलता है। क्या चीज़ है? 2880 आपका मिलता है सिंधु नदी की लंबाई टोटल। लेकिन अगर हम देखें नेट में कहीं कहीं पे आता है आपका 3180, तो दोनों ही चीज़ें याद रखिए, 2880 या फिर 3180 सिंधु नदी की लंबाई है। जो ऑप्शन में वो लगा दीजिए। और भारत में इसकी लंबाई कौन सी है? तो भारत में भी इसके अलग अलग तथ्य, कहीं पे दिया जाता है आपका 1114 किलोमीटर और कहीं भी जाता है 709 किलोमीटर। तो दोनों याद रखिए, दोनों में से जो भी ऑप्शन में हो वही चीज़ याद रखिए। और पाकिस्तान की राष्ट्रीय नदी क्या चीज़ है? पाकिस्तान की राष्ट्रीय नदी कौन सी आपकी है? सिंधु। क्या चीज़ है? पाकिस्तान की सहायक नदी कौन सी आपकी? सिंधु। क्लियर? चलिए अब आगे चलते हैं। चलिए आगे हम सबसे पहले यहाँ पे जानते हैं थोड़ी सी झीलों के बारे में, कौन कौन सी झीलें हमारे पास यहाँ पे मेजर है। तो यहाँ पे देखिए, ये आपके यहाँ पे झील आती है आपकी पैंगोंग तसो। कौन सी है? पैंगोंग तसो। पैंगोंग तसो जो आपकी झील है काफी बार पूछी गई है। ये आपके है लद्दाख और आपके तिब्बत के बीच में। कौन सी? पैंगोंग तसो। क्लियर? दूसरी हमारी यहाँ पे आती है आपकी जम्मू कश्मीर में, लद्दाख श्रेणी में आपकी आती है आपकी तसो मुरारी। कौन सी है? लद्दाख में कौन सी आपकी? तसो मुरारी। उसी तरह से तिब्बत में काफी बार अभी पूछी गई थी आपके, ये आपके पारिछू या फिर पेरिछू झील। कौन सी है? पारिछू या पेरिछू झील। क्लियर? कहाँ पे है? तिब्बत में है। अब चलते हैं, ये जो सहायक नदियां हैं इन पे प्रमुख हमारे पास जो आपकी परियोजनाएं कौन कौन सी, किसके बारे में? परियोजनाओं के बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे जानते हैं आपकी किसकी? सिंधु की परियोजना कौन कौन सी है। तो सिंधु पे आपकी प्रसिद्ध परियोजना आपकी दो आती है। एक आपकी नाथपा झाकड़ी है। कौन सी है? नाथपा झाकड़ी परियोजना है, जो कि 1500 मेगावाट की है। उसी तरह से हमारे पास यहाँ पे आती है आपकी कौन सी? तो यहाँ पे आपकी है भाखड़ा परियोजना। कौन सी है? भाखड़ा परियोजना। भाखड़ा परियोजना आपके हिमाचल और पंजाब के बीच में है। ये चीज थोड़ा सा याद रखिए। क्लियर हो गया? उसी तरह से हम आगे चले यहाँ पे, तो आपका यहाँ पे आपकी कौन सी है? नंगल परियोजना। कौन सी है? नंगल परियोजना। उसी तरह से यहाँ पे आपका जो कपूरथला या फिर आपका जो हरीके है, यहाँ पे आपकी है इंदिरा गांधी परियोजना।
तो ये 4 परियोजना आपकी मेजर है, इन चारों के बारे में याद रखिए। सतलज पे 4 परियोजना कौन कौन सी है? एक आपकी नाथपा झाकड़ी है, एक आपकी भाखड़ा है, एक नंगल है, एक आपकी इंदिरा गांधी परियोजना है। क्लियर। अब आगे चलते हैं, यहाँ पे आपका कौन सी है? जो ये आपकी ब्यास है, ब्यास पे कौन सी आपकी है? तो ब्यास पे आती है आपकी पौंग परियोजना। ब्यास पे कौन सी आपकी? पौंग परियोजना। उसी तरह से यहाँ पे आपकी आती है रावी। रावी पे कौन कौन सी है? तो रावी पे आपकी आती है चमेरा परियोजना, और यहाँ पे आपकी थीन परियोजना। याद रखिए, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, आपकी थीन परियोजना किस नदी पे है? और थीन परियोजना का दूसरा नाम है रणजीत सागर परियोजना। क्या चीज है? रणजीत सागर परियोजना या थीन परियोजना किस नदी पे है? ये है आपके रावी नदी पर। क्लियर। पंजाब में, लेकिन चमेरा हिमाचल में है। क्लियर हुआ। अब उसी तरह से यहाँ पे आपकी ये काफी बार पूछी जाती है आपकी कौन सी, ये जो आपकी कौन सी नदी हमारे पास? ये आपकी चेनाब नदी। चेनाब नदी पे प्रसिद्ध कौन कौन सी है? तो सलाल परियोजना, दुलहस्ती परियोजना और आपकी बगलिहार परियोजना। ये बहुत बार पूछी जाती है। सलाल परियोजना, दुलहस्ती परियोजना और बगलिहार परियोजना, ये आपके है कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में है, लेकिन नदी कौन सी है? ये आपकी चेनाब नदी पे है। क्लियर। सलाल, दुलहस्ती, बगलिहार जम्मू कश्मीर में चेनाब नदी पर स्थित है। अब यहाँ पे देखिए, ये तो आपकी शेषनाग झील है, ये आपकी बुलर झील है, और ये यहाँ पे आपकी जो परियोजना, ये आपकी नदी कौन सी है? तो नदी आपकी ये आपकी कौन सी है? झेलम नदी। कौन सी नदी है? झेलम। तो जो झेलम नदी है, झेलम नदी पर कौन कौन सी है? एक है उरी परियोजना, एक आपकी है तुलबुल परियोजना। उरी परियोजना और तुलबुल परियोजना आपके झेलम नदी पर है। और जो तुलबुल परियोजना है, ये भारत और पाकिस्तान के बीच में जम्मू कश्मीर में एक विवादित आपकी परियोजना आती है। क्लियर हो गया। अब चलिए, हमारे पास इस तरह से मैंने यहाँ पे बोला था आपका किशन गंगा परियोजना। कौन सी है? किशन गंगा परियोजना आपके किशन गंगा नदी पर है, जो कि आपकी किसकी सहायक है? आपके झेलम की सहायक है, जम्मू कश्मीर में। क्लियर हुआ। अब चलिए कुछ एक तथ्य और यहाँ पे जान लेते हैं। अब थोड़ा यहाँ पे देखिए, बुंजी गार्ज। कौन सा है? बुंजी गार्ज, जो कि सबसे गहरा गार्ज है, 5181 मीटर। उसी तरह से नंगा पर्वत। क्या चीज़ है? नंगा पर्वत, जहाँ से होते हुए जाती है। नीलम हो गया। मिठानकोट हमारे पास यहाँ पे हो गया। एक हैदराबाद, पाकिस्तान का प्रसिद्ध शहर आपका कौन सा? हैदराबाद, जो कि सिंधु नदी के किनारे पर स्थित है। अब गिरती कहाँ पे ये? तो गिरेगी आपके कराची के पास। किस में गिरेगी? आपके अरब सागर में गिर जाएगी। क्लियर। अब थोड़ा सा यहाँ पे देखिए, कुछ एक तथ्य हमारे पास यहाँ पे आते हैं, इनके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। जैसे हमारे पास यहाँ पे आता है लुधियाना और फिरोजपुर किस नदी के किनारे? तो लुधियाना और फिरोजपुर आपका सतलज नदी के किनारे पर स्थित है। याद रखिए ये चीज। सतलज नदी के किनारे कौन कौन शहर है? लुधियाना और फिरोजपुर है। उसी तरह श्रीनगर के किनारे है, तो आपका झेलम नदी के किनारे पर स्थित है। अब थोड़ा यहाँ पे देखिए, अगर मैं सिंधु घाटी सभ्यता की बात करूँ तो उस समय सिंधु के किनारे कौन कौन शहर थे? तो मोहनजोदड़ो, चुनहुदड़ो और आपका कोटदीजी, ये तीनों शहर आपके सिंधु नदी के किनारे पर स्थित है। और जो हड़प्पा है वो आपका रावी नदी के किनारे पर स्थित है। क्लियर हुआ। चलिए आगे देखते हैं कुछ एक तथ्य। यहाँ पे हमारे पास कुछ एक दोआब क्षेत्र है। दोआब मीन्स दो नदियों के बीच का जो क्षेत्र है। क्या चीज है? दो नदियों के बीच के क्षेत्र को दोआब कहा जाता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपकी कौन सी है? मैं कुछ यहाँ पे नाम लिख देता हूँ। यहाँ पे आपकी है सतलुज नदी, ये हमारे पास यहाँ पे आती है आपकी ब्यास नदी, ये हमारे पास यहाँ पे आती है आपकी रावी नदी, ये हमारे पास यहाँ पे आती है आपकी चेनाब नदी, और ये हमारे पास यहाँ पे आती है आपकी झेलम नदी। क्लियर। तो यहाँ पे ब्यास और सतलज, क्या चीज है? ब्यास और सतलज के बीच के क्षेत्र को, यानी कि इसके दोआब को क्या बोलते हैं? बिष्ट। तो याद रखिए, काफी बार पूछा जाता है कि बिष्ट किन दो नदियों के बीच का दोआब क्षेत्र है? तो आपके ब्यास और सतलज के बीच का दोआब क्षेत्र है। उसी तरह से रावी और ब्यास, क्या चीज है? रावी और ब्यास के बीच का दोआब क्षेत्र क्या कहलाता है? आपका बारी। क्या चीज है? बारी। बारी किन दो नदियों के बीच का दोआब क्षेत्र है? तो आपके रावी और ब्यास के बीच का है। उसी तरह से चेनाब और रावी के बीच के दोआब क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो रचना कहा जाता है। क्या चीज है? रचना। रचना आपके रावी और आपके चेनाब के बीच का क्षेत्र, यानी कि दोआब क्षेत्र को कहा जाता है। क्लियर। उसी तरह से यहाँ पे आपका झेलम और यहाँ पे आपकी कौन सी है? चेनाब। झेलम और चेनाब, झेलम और चेनाब के बीच के दोआब क्षेत्र को बोलते हैं छाब। ये इंपॉर्टेंट चीज है, छाब। कि छाब किन दो नदियों के बीच के दोआब क्षेत्र को कहा जाता है? आपके झेलम और चेनाब नदी के बीच के क्षेत्र को। उसी तरह से अगर यहाँ पे बोला जाए आपका कि यहाँ पे आता आपका सिंधु, मतलब यहाँ पे आता आपका सिंधु, झेलम और आपका चेनाब, इन तीनों के बीच आपका क्षेत्र आता आपका, उसको बोलते हैं हम त्रियाब क्षेत्र। क्या चीज है? त्रियाब क्षेत्र। लेकिन ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। त्रियाब क्षेत्र कौन सी नदी के मध्य है? ये आपके है चेनाब, सिंधु और आपके झेलम के मध्य का क्षेत्र आपका त्रियाब कहलाता है। क्लियर हो गया। अब चलिए यहाँ पे थोड़ी सी कुछ एक चीजें और बच गई है दोस्तों, वीडियो थोड़ी सी लंबी बन रही है।
चलिए यहाँ पे कुछ एक पुराने नाम है कि जो कुर्रम जो मैंने नदी बोला था आपको, जो पंजाब में थी, जो आपकी सिंधु की साइड थी, उसका पुराना नाम क्या है? तो इसका प्राचीन नाम आपका क्रुब। ये कई बार पूछा जाता है। कुर्रम का प्राचीन नाम क्या है? क्रुब। काबुल का पुराना नाम क्या है? कुभा। काबुल का पुराना नाम क्या है? कुभा। झेलम का पुराना नाम वितस्ता। झेलम का पुराना नाम वितस्ता। चेनाब का पुराना नाम असीकिनी। चेनाब का असीकिनी। रावी का पुरुषाणी। रावी का पुराना नाम क्या आपका? पुरुषाणी है। उसी तरह सतलज का पुराना नाम क्या हमारा? तो सतलज का आपका है शतुद्री। सतलज का शतुद्री या फिर शतुद्री। ब्यास का पुराना नाम बिपाशा। ब्यास का पुराना नाम बिपाशा। स्वात का पुराना नाम स्वात। स्वात का पुराना नाम का है सुबुस्तु। कौन सा? सुबुस्तु। तो ये पुराने नाम काफी बार पूछे आते हैं, तो इनको थोड़ा सा याद रखिए। कुर्रम का नाम क्या है? कुर्रम का नाम क्या था? तो इसका था क्रूब। काबुल का कुभा। झेलम का वितस्ता। चेनाब का असिकिनी। यहाँ पे आपके रावी का पुरुषाणी। सतलज का शतुद्री। और यहाँ पे ब्यास का बिपाशा। स्वात का सुवस्तु। चलिए थोड़ा सा आगे रह गया लास्ट। चलिए दोस्तों, लास्ट चीज हमारे पास रह गई है। 1960 में एक समझौता हुआ था जिसको हम क्या बोलते हैं? सिंधु नदी समझौता। क्या चीज है? सिंधु जल समझौता या सिंधु नदी जल समझौता एक हुआ था 1960 को आपका। तो थोड़ा ध्यान से सुन लीजिए। 1960 को सिंधु जल समझौता हुआ था, जिसके तहत क्या है कि भारत को खाली 20% पानी मिलता है टोटल पानी का। यानी कि यहाँ पे 6 नदियां हैं, इन 6 नदियों का कितना परसेंट पानी मिलता है आपको? तो इनका 20% पानी ही मिलता है। लेकिन अगर एग्जैक्टली मैं आपके मुद्दे की बात करूं, जो आपका यहाँ पे समझौता होता, उसमें क्या क्या था? तो उसमें दो पार्ट में इन 6 नदियों को बांटा गया था। ऊपर वाली 3 नदियां और दक्षिण वाली 3, मतलब नीचे वाली 3 नदियां। ऊपर वाली जो 3 नदियां हैं इनको बोला गया पश्चिमी नदियां। क्या चीज है? पश्चिमी नदियां। नीचे वाली 3 नदियां इनको बोला गया पूर्वी नदियां। तो ये थोड़ा सा याद रखिए। नीचे वाली 3 नदियां ये है, नीचे वाली 3 नदियां इनको बोला गया पूर्वी नदियां। ऊपर वाली 3 नदियां कौन सी है? पश्चिमी नदियां। ऊपर वाली 3 कौन कौन सी है? सिंधु है, झेलम है, और आपके यहाँ पे कौन सी है? चेनाब है। सिंधु, झेलम, चेनाब, ये आपकी पश्चिमी नदियां या उत्तरी नदियां। पश्चिमी नदियां या उत्तरी नदियां, इनका ये नाम हुआ। और आपकी ये है दक्षिणी नदियां या फिर आपकी पूर्वी नदियां। क्लियर? तो यहाँ पे फंडा क्या हुआ था? यहाँ पे समझौता ये हुआ था कि जो उत्तरी 3 नदियां हैं या फिर पश्चिमी 3 नदियां हैं, इसका 80% पानी मिलेगा पाकिस्तान को और खाली 20% पानी मिलेगा आपके भारत को। एक तो ये हुआ था। दूसरा हुआ था कि दक्षिणी 3 नदियां या फिर पूर्वी 3 नदियों का 20% पानी लेगा पाकिस्तान और 80% पानी लेगा भारत। तो ये जो आपका समझौता है ये हुआ था आपका 1960 को। पूर्वी 3 नदियां और पश्चिमी 3 नदियां। क्लियर हुआ? ये हुआ था आपका तात्कालिक प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। और पाकिस्तान के राष्ट्रपति कौन थे आपके उस समय? वो अयूब खां। तो अयूब खान और आपके जवाहरलाल नेहरू के बीच ही आपका समझौता हुआ था। तो ये थी हमारी सिंधु नदी तंत्र के बारे में वीडियो। आई होप आपको बहुत पसंद आई होगी दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को प्लीज शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।